अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक कपल के ऊपर है जिनका नाम राज और अलीशा है। ये 27 नवंबर 2009 शनिवार का दिन था। राज और अलीशा के लिए ये बहुत ही खास दिन था क्योंकि आज के दिन उनकी शादी की 5वीं सालगिरह थी। एक दूसरे के साथ रहते हुए वक्त का पता ही नहीं चला कि कब बीत गया। उन दोनों को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी शादी हुई हो। बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ दोनों, और हों भी क्यों ना। बहुत मुश्किलों का सामना करके शादी की थी दोनों ने। कॉलेज में मिलना, फिर प्यार होना और उसके बाद घर वालों को मनाना। बहुत लंबा सफर तय किया था दोनों ने। राज एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था और वहीं अलीशा भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर रही थी। राज आज के दिन अलीशा को हिल स्टेशन पे घुमाना चाहता था क्योंकि अलीशा को ट्रैवलिंग बहुत पसंद थी। वो दोनों रेडी हो जाते हैं और निकल जाते हैं शिमला की। और ये खूबसूरत हसीन वादियां, ऊंचे पहाड़, हरियाली और शांति जैसे सब उनमें एक अलग सा रोमांच भर रहे थे। अलीशा ये सब देख के बहुत खुश हो रही थी। रास्ते में शिमला के हाईवे पे राज ने एक पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रोकी और टैंकी फुल करवा के कुछ खाने पीने का सामान लेके वो दोनों चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। लेकिन ना जाने क्यों अलीशा को अब थोड़ी बेचैनी सी होने लगी थी। उसे लगा शायद थकान की वजह से ये सब हो रहा है और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फाइनली वो दोनों पहुंच जाते हैं एक आलीशान होटल में जो कि बिल्कुल पहाड़ों के बीच था। होटल की सुंदरता देखते ही बनती थी। वो दोनों अंदर जाते हैं और होटल अंदर से बहुत बड़ा होता है। होटल स्टाफ उनका वेलकम करता रहे और उनको रूम दिखा देता है। जब वो दोनों रूम में जाके देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं क्योंकि पूरे रूम को दुल्हन के जैसे सजाया गया था। अलीशा ये देख के राज की तरफ देखती है और राज उसे कहता है कि उसने पहले ही यह सब बुक कर दिया था। यह सुनने के बाद वो उसे गले से लगा लेती है। उसके बाद वो दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। थके होने के कारण दोनों की आंखें भारी होने लग जाती है और दोनों सोने लगते हैं। आधी रात को अलीशा की आंख खुल जाती है। उसका गला सूख रहा होता है और वो पानी की बोतल उठा के पानी पीने लगती है। तभी अचानक उसे लगता है कि कोई उसके बेड के नीचे से फर्श को खरोच रहा है। वो बेड के नीचे देखती है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो फिर से सोने लगती है और इसी बीच उसका ध्यान ऊपर पंखे की ओर चला जाता है। उसे ऐसा लगता है कि पंखे के ऊपर कोई लड़की बैठ के उसकी ओर देख रही है। वो डर के मारे चीखना शुरू कर देती है जिससे राज की आंख खुल जाती है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो अलीशा रोते रोते कहती है कि उसने पंखे के ऊपर किसी को बैठे देखा। तो राज ने लाइट ऑन की और बोला, देखो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन अलीशा नहीं मानती और वो राज को बताने की कोशिश करती है कि उसने सच में देखा है, ऊपर कोई है। राज कहता है कि उसे थकान की वजह से वहम हो गया है और अब उसे सो जाना चाहिए। अलीशा को भी यही लगता है और वो सोने की कोशिश करती है। इन सब के बीच दो आंखें उन दोनों को देख रही थी जिससे वो दोनों ही अनजान थे। अगली सुबह वो दोनों घूमने जाते हैं और बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अलीशा को लग रहा था कि कोई है जो उसे देख रहा है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। शाम को दोनों अपने रूम में आ जाते हैं और खाना खा के राज को बहुत जल्दी नींद आ जाती है। अलीशा भी सोने की कोशिश करती है लेकिन नींद तो जैसे उससे रूठ ही गई थी। काफी कोशिश के बाद उसे नींद आ जाती है लेकिन अचानक से उसे लगता है कि उसके और राज के बीच में कोई आके लेट गया क्योंकि वह आसानी से किसी की सांसें महसूस कर सकती थी। उसने आंखें खोल के देखा लेकिन वहां पे कोई नहीं था। अगली सुबह उसका सिर बहुत भारी था और इसकी वजह से वह कहीं भी नहीं जाती।
लेकिन राज बाहर घूमने चला जाता है क्योंकि वह जानता था कि अलीशा को काफी थकान हो गई है और वो चाहता था कि वह कुछ समय अकेले आराम करे। दूसरी तरफ अलीशा रूम में अकेली होती है और वो सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे फिर से लगने लगता है कि कोई है जो उसके साथ बेड पे लेटा है। वो आंखें खोल के देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पे कोई नहीं होता। तभी उसे बाथरूम से वॉश बेसिन के नल के चलने की आवाज आती है और वो उठ के बाथरूम में नल को बंद कर देती है और वह जैसे ही वापस जाने लगती है कि नल दोबारा से चालू हो जाता है। वो ये सब देख के डर जाती है और राज को फोन करके उसे फौरन वापस आने को कहती है। राज भी अलीशा की घबराई हुई आवाज सुन के घबरा जाता है। वो फौरन वहां से वापस चला जाता है। होटल के रूम में जाने के बाद वो अलीशा को पूछता है तो वो सब बता देती है कि कैसे पहले दिन से ही उसे अजीब एहसास हो रहा है। ये सब बातें सुन के राज बहुत हंसता है और बोलता है कि ये सब उसका वहम है, लेकिन अलीशा समझ चुकी थी कि ये सब उसके मन का वहम नहीं, बल्कि सच में कोई उसके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। वो एज समझ चुकी थी कि राज को बताने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो ये सब बातों पे यकीन नहीं करेगा। रात खाना खाने के बाद जब वो दोनों सो रहे होते हैं तो अलीशा को एकदम से बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होने लगा। वो पानी पीने के लिए उठी और उसका ध्यान अचानक से खिड़की पर गया, जिसे देख के वो हैरानी और डर से कांपने लगी, क्योंकि कोई उसे और उसके पति को खिड़की में से घूर रहा था। उस परछाई की टसवनी चमकीली आंखें देख के अलीशा कुछ पल के लिए जड़ हो गई। उसने राज को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शायद थकान की वजह से शायद उसकी आंख नहीं खुली। तभी अलीशा हिम्मत बटोर के उस खिड़की के पास गई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। कुछ सोचते हुए वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि एक उसकी ही उम्र की औरत उसके बेड पे बैठी है और उसकी ओर देख के मुस्कुरा रही है। ये सब देख के अलीशा जोर से चिल्लाती है और उससे पूछती है कि कौन है वो, लेकिन वो औरत उसी बेड पे बैठ के हंसती रहती है। तभी अचानक से ड्रेसिंग टेबल का शीशा टूट जाता है और उसका एक टुकड़ा अलीशा के मुंह पे लगता है और वो चीख कर बेहोश हो जाती है। उसकी चीख की आवाज सुन के राज की आंख खुल जाती है। वो अलीशा को फर्श पे बेहोश पड़ा देख के डर जाता है और फौरन उसे उठा के बेड पे लेटा देता है। वो बैग में से फर्स्ट एड किट निकाल के उसकी ड्रेसिंग करता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। कुछ देर बाद अलीशा को होश आता है और वो नराज के गले लगकर बहुत रोती है। अलीशा उसे सब बताती है कि कैसे एक औरत खिड़की से उसके बेड पे आके बैठ गई और उससे सवाल पूछने पर उसने ये घाव अलीशा के चेहरे पे दे दिया। राज को भी अलीशा की हालत देख के उस पर यकीन होने लग गया था। सुबह होते ही वो दोनों उस होटल को छोड़ के किसी नए होटल में रहने चले जाते हैं। वो दोनों ये सोच के निश्चिंत हो जाते हैं कि अब खतरा टल गया है, लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि खतरा तो अभी शुरू हुआ है। उधर अलीशा भी कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई थी और राज ये सोच के परेशान था कि अचानक से उसे क्या हो गया है, बल्कि राज जानता था कि पहाड़ और हसीन वादियां उसको कितनी भाती थी। अगले दिन वो दोनों एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने जाते हैं। राज और अलीशा दोनों खाना ऑर्डर करते हैं कि अचानक से उसके पास एक 30 वर्ष का पुरुष आता है और कहता है कि अनजान शख्स, तुम दोनों की जान खतरे में है। राज हैरानी के साथ, भाई साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अनजान शख्स, अगर तुमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो तुम्हारी बीवी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। राज गुस्से में, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी यहां से चले जाओ और हमें परेशान करना बंद करो। अजान शख्स है, वो तुम्हारी बीवी को अपने वश में कर चुकी है और अब वो जल्दी ही उसे अपने साथ ले जाएगी। राज गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और सभी लोग उस तरफ देखने लग जाते हैं। वो आदमी अपनी कॉलर ठीक करता है और राज की जेब में अपना विजिटिंग कार्ड डाल देता है और कहता है
कि आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। राज उसकी इस बात से कि तुम्हारी बीवी तुमसे दूर हो जाएगी वाली बात से इतना आहत होता है कि बिना कुछ खाए वापस अपने होटल के कमरे में चला जाता है और अलीशा को वापस जाने की तैयारी करने के लिए कहता है, लेकिन अलीशा मना कर देती है। राज इस बात से हैरान रह जाता है कि कुछ दिन पहले अलीशा वापस चलने के लिए जिद कर रही थी और आज ऐसे मना कर रही है और हद से ज्यादा गुस्सा भी कर रही है, यद्यपि वो तो शांत स्वभाव की लड़की है। राज ये सब बातें सोचता हुआ वॉशरूम में चला जाता है कि अचानक से अलीशा रोते हुए दरवाजा खटखटाती है। राज फौरन बाहर आता है, लेकिन अलीशा वहां से गायब थी और सारा कमरा अस्त व्यस्त था। वो घबराया हुआ अपनी बीवी को आवाजें लगाता है कि तभी उसे क्यूपर बोर्ड्स के ऊपर से कांच के तिड़कने की आवाज आती है। वो जैसे ही ऊपर देखता है और जोर से चिल्लाता है, क्योंकि अलीशा उस कपबोर्ड के ऊपर बैठ के टूटे हुए कांच के टुकड़े को अपने दांतों से चबा रही होती है और उसका मुंह पूरा खून से सना होता है। कांच चबाने की वजह से उसके कुछ दांत भी टूट जाते हैं। राज अलीशा को इस हालत में देख के घबरा जाता है और जोर से उसका नाम चिल्लाता है, जिसे सुन के अलीशा उसकी ओर गुस्से में देखती है और उसके ऊपर छलांग लगा देती है। राज और अलीशा फर्श पे गिर जाते हैं और अलीशा बेहोश हो जाती है। राज किसी तरह खुद को संभालता है और एम्बुलेंस को फोन लगाता है। कुछ समय बाद एम्बुलेंस उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचाती है। हॉस्पिटल में बैठा राज हर एक कड़ी जोड़ रहा होता है कि कैसे पहले दिन से ही अलीशा बोल रही थी कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वी कुछ सोचते हुए अपनी जेब टटोलता है और उसके हाथ वो विजिटिंग कार्ड लग जाता है जो उसे सुबह उस अनजान आदमी ने दिया था। उस कार्ड को देख के उसे पता चल जाता है कि वो आदमी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है और उसका नाम वेद प्रकाश है। राज उस आदमी को फोन करता है तो साथ ही वेद प्रकाश फोन उठा लेता है। राज, हेलो, क्या मैं वेद प्रकाश जी से बात कर सकता हूं? वेद, हाँ, मुझे पता था तुम मुझे फोन करोगे। वो राज से उसकी बीवी के बारे में पूछता है तो राज उसे सारी बात बता देता है और वेद उसे अपने घर का एड्रेस देता है और उसी वक्त अलीशा को उसके घर आने के लिए कहता है। राज अलीशा की कुछ दवाइयां लेके और उसे कार में बिठा के दिए गए पते पर पहुंचता है। अलीशा अभी भी बेहोश थी। कुछ ही देर में वो वेद के घर के सामने खड़ा होता है और घर की बेल बजाता है। वेद दरवाजा खोलता है और अलीशा को घर के अंदर लाने में मदद करता है, जो अभी भी बेहोश थी। वेद राज को कॉफी ऑफर करता है। राज कॉफी पीते हुए, अलीशा को जो आज हुआ था ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर इसे मेंटल इशू बता रहे हैं, लेकिन मैं उससे 6 साल से जानता हूं। उसकी ऐसी हालत कभी नहीं थी। वेद, हाँ, क्या आत्माओं भूतों प्रेतों पे यकीन करते हैं? राज, हाँ, भी और नहीं भी, लेकिन जो चीज मैंने कभी देखी नहीं उस पे यकीन नहीं कर सकता। वेद, हाँ, क्या आप भगवान पे यकीन करते हैं? राज, बेशक। वेद, हाँ, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? राज, नहीं, लेकिन वो है। वेद, हाँ, आपने भगवान को देखा नहीं, उस पे यकीन कर रहे हो, तो फिर आत्मा के अस्तित्व को कैसे नकार सकते हैं? जिस तरह भगवान दिखाई नहीं देते लेकिन वो हीते हैं, उसी तरह आत्मा भी हर किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन वो होती है अच्छी और बुरी रूहें, जो अपनी किसी अधूरी इच्छा के कारण आकाश और धरती के बीच में फंसी रह जाती है। आपकी बीवी को भी किसी ऐसी रूह ने जकड़ रखा है जिसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है। राज, लेकिन मेरी पत्नी ही क्यों? वो तो यहां किसी को जानती भी नहीं है। वेदा, यह आत्माएं किसी ऐसे इंसान का इंतजार करती है जो भावनात्मक हो और आसानी से उसकी मौजूदगी महसूस कर सकता हो। जब मैंने आपको उस दिन रेस्टोरेंट में देखा था, उसी दिन ही समझ गया था कि तुम्हारी बीवी किसी आत्मा के वश में है, क्योंकि मैंने उसके इर्द गिर्द एक परछाई को देखा था। राज,
क्या आप उस आत्मा को मेरी बीवी के शरीर से निकाल के मेरी मदद कर सकते हैं? वेदा, उससे पहले हमें उसके बारे में जानना होगा कि उसका मकसद क्या है। उसके लिए हमें एक हवन करना होगा जिससे वो आत्मा खुद बोलकर बताएगी। वो हमें रात को ही करना है। अभी 7 बजे है। हम आज रात 8 बजे हवन शुरू करेंगे। तब तक मैं पूजा के लिए सामग्री लेके आता हूं। लगभग 15 मिनट बाद वो वापस आके हवन कुंड को सजाता है। हवन कुंड के सामने बैठते ही वेद अलीशा को लेटा देता और राज को एक लॉकेट देता है और कहता है कि ऐसी आत्माएं अक्सर जिद्दी होती है, जल्दी से अपने यहां आने का कारण नहीं बताती है। मुझे आस है कि जिस आत्मा ने अलीशा के शरीर पर काबू किया है वो भी इन्हीं आत्माओं में से एक है। वेद एक अभिमंत्रित चक्र बनाता है और राज को उसमें बैठने के लिए कहता है और उसे सख्त हिदायत देता है कि वो आत्मा तुम्हें भावनात्मक रूप से अपने काबू में कर सकती है। कुछ भी हो जाए, इस चक्र से बाहर नहीं निकलना और उसकी बातों पर ध्यान ना देना। राज उसकी बात मान जाता है। वेद मंत्र उच्चारण शुरू कर देता है और बीच बीच में विभूत अलीशा पर भी फेंकता रहता है। एकदम से अलीशा के अंदर से बहुत भारी आवाज आती है जो कि उस बुरी रूह की होती है। आत्मा, तू बीच में मत आ, वरना बेमौत मारा जिएगा। जो पहले मर चुका हो उसके मुंह से ऐसी बात सुन के हंसी आ गई। आत्मा तो हंस ले फिर और ये सोच कि ये तेरी जिंदगी की आखिरी हंसी होगी। वेदा, क्यों तड़पा रही हो इस लड़की को? मैं तुम्हें मुक्ति दिलवाऊंगा। बता, क्या मकसद है तेरा? आत्मा, अपने मकसद को पूरा करने के लिए मुझे तेरी जरूरत नहीं है। वेदा, तो फिर तड़पने के लिए तैयार हो जा। इसके साथ ही वेद उस पे विभूति फेंकता है जिसके कारण वो जोर से चीखती है, जिसके कारण सभी सामान अपनी अपनी जगह से उड़ जाता है। राज ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वेद अपने मंत्र उच्चारण करता रहता है और वो आत्मा कभी जोर जोर से अट्टहास करती है और कभी चीखने लग जाती है। राज, राज, राज तुरंत अपनी आंखें खोलता है और दूसरी तरफ देखता है कि अलीशा रो रही है और उसके शरीर पर जलने के निशान थे। अलीशा लगातार राज की तरफ देखकर रो रही थी। अलीशा, राज, मुझे बचा लो। देखो ना ये सब क्या हो गया है। राज, अलीशा, घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। राज ऐसा बोलते ही जैसे ही अभिमंत्रित चक्र से बाहर जाने लगता है कि वेद उसे रोक देता है। वेदा, रुक जाओ राज, ये अलीशा नहीं है। राज, नहीं वेद, ये अलीशा ही है। मैं अपनी अलीशा को पहचान सकता हूं। वेदा, ये उस आत्मा का षड्यंत्र है हमारी पूजा रोकने का। अगर तुम इसकी बातों में आ गए तो हम कभी भी तुम्हारी बीवी को वापस नहीं ला सकते। राज वेद की बात सुन के अपनी जगह पे वापस बैठ जाता है और वो आत्मा तरह तरह के अट्टहास करती है और अलग अलग आवाजों में रोती है। राज, मुझे बचा लो। राज देखता है कि अलीशा के हाथ में एक चाकू है और उसका वो हाथ अपनी गर्दन के पास। राज ये देखते ही अलीशा को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है और वो उस अभिमंत्रित चक्र को पार कर जाता है। राज जैसे ही अलीशा को बचाने के लिए उसके पास जाता है कि अलीशा एकदम से हंसने लग जाती है और चाकू से राज की बाजू पर हमला करती है, जिससे राज घायल होकर गिर जाता है। वेद तभी आके उस पे विभूत फेंकता है, लेकिन उस आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। देखते ही देखते हवन कुंड को वो हवा में उड़ा के नष्ट कर देती है कि तभी वेद अभिमंत्रित जल अलीशा पे फेंकता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके अंदर की आत्मा शांत हो जाती है। वेद राज का घाव साफ करता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि चोट ज्यादा नहीं आई थी। वेदः, वो आत्मा कुछ देर के लिए शांत हो गई है। राजा, क्या अब आप मेरी बीवी को वापस नहीं ला सकते? वेदः, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि ऐसी आत्माएं बहुत जिद्दी होती है। जल्दी से वो किसी को भी अपना मकसद नहीं बताती और ये आत्मा तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकली। राजा, क्या इसका कोई अंत नहीं है? हाथ जोड़ते हुए मेरी बीवी को बचा लीजिए।
मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। वेदः, यहाँ बुरी शक्तियाँ होती है, वहाँ अच्छी शक्तियाँ भी होती हैं। इतना आसान नहीं है। मुझे उसके लिए अपने गुरुजी की मदद लेनी पड़ेगी। मैं अभी उन्हें फोन करके यहाँ आने के लिए आग्रह करता हूँ। वह अपने गुरुजी को फोन पे सब कुछ बता देता है और उन्हें जल्दी आने के लिए प्रार्थना करता है। लगभग आधे घंटे के बाद उसके गुरुजी अपने 2 शिष्यों के साथ वेद के घर पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही वेद उनके पैर छूता है और सारी बात दोबारा से बताता है। राजा, कृपया मेरी बीवी को बचा लीजिए। गुरुजी, हिम्मत से काम लो बेटा। ये आत्माएं तभी हमारा कुछ बिगाड़ सकती है जब हम कमजोर होते हैं। ये कहते ही वो दूसरे कमरे में अलीशा को देखने जाते हैं कि वो बेड पे नहीं होती है। राज और वेद देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो अभी तो यहां थी। गुरुजी उन्हें चुप रहने का इशारा करते हैं और तभी ऊपर देखते हैं कि अलीशा ऊपर पंखे के ऊपर बैठी होती है और उनकी तरफ देख के हंस रही होती है और वो दीवार पे उल्टी होके कुतर रही होती है। राज ये सब देख के रोने लगता है। अलीशा अब बेड पे बैठ के उन तीनों की ओर देख के हंसती है कि गुरुजी अपने शिष्यों को इशारा करते हैं और उनके दोनों शिष्य जाके अलीशा की बाजू पकड़े लेते हैं और गुरुजी वेद को एक रस्सी लाने को कहते हैं। वेद रस्सी लेके आता है और तीनों मिलके अलीशा को बांध देते हैं। गुरुजी एक मणि निकालते हैं और अलीशा के माथे पे लगाते रहे और मंत्र उच्चारण करते हैं, जिससे वो बहुत तड़प जाती है और दर्द से कराहने लगते हैं। शाह, बताऊंगी, लेकिन इस मणि को मुझसे दूर करो। गुरुजी मणि को हटा देते हैं और पूछते हैं, चल बता, अब कौन है तू? अलीशा, अरुषि हूं मैं। गुरुजी, यहां क्या करने आई हो? क्यों इस लड़की के शरीर को बंदी बना रखा है? अरुषि, हा 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 हा, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो चाहिए। गुरुजी, छोड़ दे इसके शरीर को और चली जा यहां से। क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? आरुषे, तो मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? किस बात की सजा मिली मुझे? मैं भी आम लड़कियों की तरह नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी। गुरुजी, क्या हुआ था तेरे साथ? आरुषे, 50 वर्ष पहले अपनी शादी के 10 दिन बाद मैं यहां अपने पति के साथ हनीमून मनाने के लिए आई थी, दूसरी लड़कियों की तरह अपनी आंखों में अरमान सजा के। लेकिन वो मेरे साथ ज्यादा बात नहीं करते थे और एक रात मैंने उन्हें किसी और लड़की के साथ बात करते देख लिया था। मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ये शादी उनको मजबूरी में करनी पड़ी, वो किसी और से प्यार करते हैं। ये बात सुन के जैसे मैं आसमान से धरातल पर आ गई। मैंने उनसे कहा कि आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वो बोले कि बोला ना, मुझे ये मजबूरी में करना पड़ा और तुम भी अब अपना मुंह बंद रखो। लेकिन मैं चुप रहने वालों में से नहीं थी। मैंने उन्हें बोल दिया कि आपको एक को चुनना होगा, या तो मुझे या फिर उसे। उस रात हमारे बीच बहुत झगड़ा हुआ और उन्होंने गुस्से में आके मेरे सर पे बोतल दे मारी और मैं वही प्राण छोड़ गई। उसके बाद उसने एक पेड़ के नीचे मेरी लाश को गाड़ दिया। गुरुजी, कहाँ है वो पेड़? आरुषे, शिमले के हाईवे के ऊपर पेट्रोल पंप के पास एक पेड़ है, उसी के नीचे ही मेरी लाश है। गुरुजी, इन लोगों के पीछे क्यों पड़ी हो? आरुषे, जब राज ने उस दिन पेट्रोल पंप के पास अपनी गाड़ी रोकी थी, तब मैंने इसे और अलीशा को एक साथ देखा और मैं क्रोध में जलने लगी, क्योंकि हर एक आदमी में मुझे वो शख्स दिखता है जिसने मेरा कत्ल किया, और हर एक औरत के पीछे मैंने पहले राज के शरीर पर काबू पाना चाहा, लेकिन उसके बाजू के ताबीज के कारण मैं इसे छू नहीं पाई और मैं इसके साथ ही गाड़ी में बैठ गई। तब मुझे पता चला कि अलीशा का शरीर राज के बदले में कमजोर है, तो मैंने उस पे काबू कर लिया। अगर इस कहानी का पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।